हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे थे मॉर्निंग में सेट, तो आज है हमारा सेट नंबर 11, जहाँ पर हम क्या है आपका एसएससी जीडी और सीएचएसएल के लिए आपका स्पेशली बैच चला रहे हैं, स्पेशली सेट चला रहे हैं। हालांकि ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस कहीं भी चेंज नहीं होता है, जीएस हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए आपके जो 50 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसको याद से करेंगे गाइस। मॉर्निंग में 6 AM, ठीक है, मॉर्निंग में 6 AM आपकी किसकी क्लास होती है गाइस? मॉर्निंग में 6 AM आपकी करंट अफेयर की क्लास है, उसको भी देखेंगे। मॉर्निंग में ही चाय के साथ एकदम करंट अफेयर करो, चाय के साथ आप 50 क्वेश्चन लगाओ, तो भाई जब तक आपका जो भी एग्जाम होगा वहां तक बहुत बेहतर और बहुत ही धुलंधर हो चुके होंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। तो चलिए, जिसने भी पहले के 10 सेट नहीं देखे उनको जाके याद से देख लेंगे। और शाम को मैंने कराया है आपको सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की जनगणना, बड़ा ही अच्छा टॉपिक कराया है विद एमसीक्यूज के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छा आपको जनगणना कराया। आप शाम जाके जरूर देखेंगे। शाम को भी मेरी क्लास गाइस 9 PM होती है। ठीक है, शाम को भी मेरी क्लास जो है 9 PM होती है। आज क्या हो रहा है 9 मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो रहा है, 9 PM। ठीक है, 9 PM होती है शाम को भी मेरी क्लास। ठीक है, तो उसको याद से जाके देख लेंगे। चलिए, तो देखते हैं भाई, कभी कभी पेन काम ही नहीं करता है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, लिख कुछ रही हो लिखा कुछ जा रहा है। चलिए, तो देखते हैं गाइस, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। बच्चे अक्सर कहते हैं मैम PDF नहीं मिलता है, तो यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा गाइस, है ना, व्हाट्सअप पे। क्योंकि आप जब भी नया ज्वाइन करते हैं तो आपको पीछे का कोई भी PDF नहीं दिखेगा। टेलीग्राम पे आपको सारे जो भी मेरी क्लासेस चल रही है 1 साल से सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है गाइस, व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको व्हाट्सअप पे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपका एग्जाम पैटर्न हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे एग्जाम की कोई भी डेट हो, कोई भी क्वेरी आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे अब मैं खुद ही आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। चलिए, तो देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भाई बहुत हो गई बातें, आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी, कौन सी रिवर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है गाइस? ये है आपकी गोदावरी। ठीक है, इनमें से गोदावरी, देखिए, नर्मदा, लूनी, ताप्ती। नर्मदा, लूनी, ताप्ती आपकी पश्चिम की साइड, ठीक है, आपकी वेस्ट की साइड बहने वाली नदियां हैं। और ये कहाँ गिरती हैं तीनों? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर अरेबियन सी में गिरती है ये तीनों नदियां। और गोदावरी आपकी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री किस देश से था? ठीक है, तो पहले तो नाम याद रखना है, यूरी गगारिन, ये क्या है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। ये किस देश का था? तो गाइस एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा बन जाता है कि पहला अंतरिक्ष में पहुंचने वाला यात्री कौन है? तो यूरी गगारिन है। ठीक है, और ये किस देश का है? तो किस देश का है? ये रशिया, ठीक है, रूस का है। यूरी गगारिन कहाँ का है? रूस का है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, तो इसे याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी निषेध किसके अंतर्गत आता है, मतलब किस आर्टिकल के अंतर आता है? अस्पृश्यता, छुआछूत, है ना, अनटचेबिलिटी, ये सब किस आर्टिकल में आता है? तो किस में आता है गाइस? ये आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 हमारा कहता है कि छुआछूत मानना देश में कानूनन जुर्म है, यानी छुआछूत जो है निषेध है। ठीक है, अस्पृश्यता निषेध की गई है, यहाँ पे अवैध घोषित की गई है। चलिए देखते हैं गाइस आगे। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, एज कितनी होनी चाहिए जब वह पंचायत के चुनाव लड़ेगा? तो गाइस कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 21 वर्ष। ठीक है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है जब, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो उसे याद रखेंगे कितनी? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष की। और गाइस ये 18 वर्ष हमारी क्या है? वही हमारी वोट डालने की आयु। ठीक है, हमारा मताधिकार का जो है अधिकार है। ठीक है, 30 वर्ष आपकी राज्यसभा के लिए, आपकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। पता होगा, नहीं पता हो तो याद रखेंगे। 25 वर्ष आपकी लोकसभा के लिए होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा या आपकी विधान परिषद, और राज्यसभा या आपकी राज्यसभा और विधान परिषद के लिए क्या है? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, तो ये आपकी आयुज हैं, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय संसद की राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? ठीक है, पूछा जा रहा है भारतीय संसद की राज्य परिषद को क्या कहा जाता है?
ठीक है। राज्य परिषद, गाइस राज्य परिषद शब्द पकड़ेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत सारे मेरे ही काफ़ी जानने वाले इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, ठीक है। तो पूछा हुआ पीसीएस का क्वेश्चन है भाई। तो राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ संसद की बात हो रही है ना, संसद की, भारतीय संसद की राज्य परिषद को राज्यसभा कहा जाता है। अगर यहाँ विधानमंडल होता तो उसको विधान परिषद कहते, ठीक है। तो राज्यसभा कहा जाता है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसके डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया इनमें से, ठीक है। तो किसने किया गाइस, अगर सबसे पहले पूछ लिया जाए कि किसने सबसे पहले हमारे भारतीय ध्वज का, हमारे तिरंगे का डिजाइन जो है बनाया, तो पिंगली बकैया, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पिंगली बकैया ने हमारा भारतीय ध्वज का डिजाइन बनाया सबसे पहले। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ओके। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है गाइस। मैंने आपको शपथ और त्याग पत्र, है ना, इनके ऊपर मैंने आपको सेशन कराया था अभी 4-5 दिन पहले, न्यू ईयर से पहले। तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे जितने भी बड़े बड़े पद हैं हमारे संविधान में उनका कराया था, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको त्याग पत्र देता है ना, कौन किसको मनोनीत करता है, इलेक्ट करता है, सारा वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से देखा था। जिसने भी नहीं देखा, उस शपथ एवं त्याग पत्रों के नाम से क्लास है, उसको देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, ठीक है, याद रखेंगे। और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, तो ये यहाँ पे ऐसे होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन तय करता है गाइस, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। धन विधेयक की बात हो रही है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है। तो गाइस कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसका जो है निर्णय, इसका डिसीजन अंतिम होता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन यह डिसीजन लेता है, यह तय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष राजेंद्र प्रसाद को, किसको, राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे लंबे कार्यकाल तक पूछ लिया जाए तो भी राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, सबसे लंबे कार्यकाल तक, 2 कार्यकाल तक ही भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है, 62 तक। तो सबसे लंबे कार्यकाल तक ही भारत के राष्ट्रपति जी रहे, और पहले भी ये रहे। तो 1950, ठीक है, 1950 में इनको राष्ट्रपति चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये कहाँ से हैं, ये भाई बिहार की भूमि से हैं, तो याद रखेंगे बिहार की भूमि से हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, ओके। तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो गाइस किसे जाना जाता है, ये सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। जो भी बिहार का एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपका ऐप है, इसको डाउनलोड करते जाएंगे याद से। चलिए, निम्न में से कौन पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम, ठीक है, अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी। तो भाई कौन सी थी अंतिम, सभी को पता है कि टोटल कितनी थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी। तो आखिरी कौन सी थी गाइस, 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे आखिरी थी, जो कि पूरी भी नहीं हो पाई थी, बीच में ही खत्म कर दी गई थी। चलिए, 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया, गठन किस लिए किया गया, ठीक है। तो कब, 2005 में योजना आयोग द्वारा क्या सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसको खाली तेंदुलकर समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किया गया, ठीक है। किस लिए इसका गठन किया गया, मतलब इसका वर्क पूछा जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तेंदुलकर समिति ने क्या काम किए, क्या सुधार किए, क्या अनुशंसा की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि तेंदुलकर समिति की अनुशंसाएं क्या थी, उसके वर्क क्या थे, और इसका गठन किसने किया, योजना आयोग ने। ये भी याद रखेंगे। और कब हुआ, कब आई तेंदुलकर समिति, 2005 में, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये किस लिए, गरीबी आकलन करने के लिए, ठीक है, गरीबी आकलन के लिए तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर गरीबी रेखा को डिसाइड किया गया था, ओके। तो इसे याद रखेंगे। चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण पूछा जा रहा है गाइस, क्या है, तो क्या है, जनता की भागीदारी, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनता की भागीदारी को सबसे मेन पे रखा जाता है, सबसे मुख्य लक्षण है, ओके।
चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? भारत में अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है गाइस? किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसके लिए या किस क्षेत्र में, एक ही बात है। तो किस लिए? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहेगा इस क्वेश्चन में। किसके सम्मान में? ये है विधान चंद्र रॉय, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार, एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? किस पुरस्कार को पुकारा जाता है? तो इसको मैक्सिस पुरस्कार, ठीक है। मैक्सिस पुरस्कार, जिसका पूरा नाम है रेमन मैक्सिस पुरस्कार, ठीक है। रेमन मैक्सिस पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल कहलाता है, ओके। एशिया का नोबेल रेमन मैक्सिस पुरस्कार कहलाता है। चलिए तो देखते हैं 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश, ठीक है। डैश 2026 के शीतकालीन, देखिए दो होते हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन। तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, होस्टिंग कौन करेगा गाइस, ये पूछा जा रहा है। तो कौन करेगा? ये करेगा इटली, ठीक है। यूरोपियन कंट्री इटली जो है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा, याद रखेंगे। ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2018 में भी पूछा गया था। तो ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान कहाँ पर है गाइस? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान, ओके। चलिए, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, आगा खां कप ये किस खेल से संबंधित है गाइस? तो किससे है? ये है हॉकी से, ठीक है। खेल से एक ना एक आपका कप और ट्रॉफी पूछा जाता है, तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 को संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया? तो गाइस 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार, ठीक है, ये संयुक्त रूप से मिला है। तो ये किन किन को प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है गाइस? तो ये प्रदान किया गया है आपका एलेस ब्यालास्की, ठीक है, एलेस ब्यालास्की और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो किसको? एलेस ब्यालास्की और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। इनको संयुक्त रूप से क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, ओके, याद रखेंगे उसे। चलिए तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है रऊफ और हिकत डैश के नृत्य हैं। रऊफ और हिकत ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य के नृत्य हैं, ठीक है, किस राज्य के फोक डांस हैं। तो ये बताना है किस राज्य के। गाइस फोक डांस और क्लासिकल डांस पे भी सेशन करा चुके हैं, तो जाकर देख लेंगे। प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिकी स्टैटिक जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम फिर से सुनेंगे, ट्रिकी स्टैटिक जीके जीएस बाय छवि मैम। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसको जाके कर लेंगे। चलिए, तो किसका है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। रऊफ और हिकत किसका है? जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है, फोक डांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है गाइस? इटली की मुद्रा, एक क्वेश्चन करेंसी से जरूर डालती हूँ मैं आपके सेट में, क्योंकि अपनी तरफ से नहीं, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछे गए क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड भी डालती हूँ जहाँ से पूछने की संभावना है। तो इटली की करेंसी क्या है गाइस? तो ये है यूरो, ठीक है। इटली की करेंसी निम्न में से कौन सी है? तो यूरो है, याद रखेंगे। नुसंतारा किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 23 है, नुसंतारा किसकी कैपिटल है? तो गाइस किसकी है? ये है नुसंतारा। नुसंतारा पूछा जा रहा है किसकी है गाइस? ये इंडोनेशिया की, ठीक है। नुसंतारा इंडोनेशिया की कैपिटल है और गाइस ये न्यू है, ठीक है। ये न्यू कैपिटल इसकी बनी है नुसंतारा इंडोनेशिया की। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी ओल्ड कैपिटल कौन सी है, ठीक है। इससे पहले इसकी पुरानी कैपिटल कौन सी थी? ये तो अभी बनी है लेटेस्ट, ठीक है। इससे पहले कौन सी कैपिटल थी इंडोनेशिया की? ये आप लोगों को बताना है। चलिए, निम्न में से कौन सा चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप से कभी नहीं टकराया? ठीक है, तो चक्रवात की बात हो रही है गाइस, यहाँ पर साइक्लोन की बात हो रही है कि कौन सा चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप से कभी नहीं टकराया, कौन सा साइक्लोन, ठीक है। तो कौन सा? गैल्वेस्टोन, ठीक है। गैल्वेस्टोन जो है भारत से कभी नहीं टकराया। बाकी आपका ताउते यास गुलाब ये सब जो है भारत के तटों पर आ चुके हैं, ठीक है। गैल्वेस्टोन कभी भारत से नहीं टकराया, कभी भारत के तटों तक या भारत में नहीं आया। चलिए, पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है गाइस? तो किसकी है? हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, हमारे जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम तक बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? तो ये किसकी है? अरुंधति रॉय की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अरुंधति रॉय की अक्सर बुक्स एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द गाइड के लेखक कौन है? तो ये किसकी है? तो गाइस द गाइड किसकी है? आर के नारायण, ठीक है, द गाइड आर के नारायण की पुस्तक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? तो गाइस यहाँ पर कुछ बुक्स मैंने आज डाली आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो बुक है वो किसने लिखी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, जिनको बीडी सावरकर भी कहते हैं, ठीक है, जिनको बीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो दोनों तरीके से याद रखना है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इंग्लिश में भी बहुत सारे एग्जाम्स में इसका नाम पूछा जाता है, सिर्फ इंग्लिश दे दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ओके। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए, तो निम्न में से किस देश को यूरोप के कॉकपिट के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस देश को यूरोप के कॉकपिट के रूप में भी जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है गाइस? किसको जाना जाता है? तो ये बेल्जियम को, ठीक है, बेल्जियम को जाना जाता है यूरोप के कॉकपिट के रूप में। चलिए, किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, उस पर अवैध घोषित कर दिया गया? तो गाइस कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किसके प्रयासों से, ठीक है, प्रयास पूछ लिए जाए तो किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया गया। कब? 1829, ठीक है, 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विलियम बेंटिंग थे गाइस, ये क्या थे? भारत के, किसके? भारत, पूरे भारत की बात हो रही है। भारत के पहले जीजी थे, जीजी यानी गवर्नर जनरल, ठीक है। पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? विलियम बेंटिंग ही थे, तो इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो बस यहाँ भारतीय महिला की बात हो रही है, तो कौन थी? ठीक है, ये तो थी, ऑप्शन बी होगा आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू थी। लेकिन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन कौन थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली? तो कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूछ ली जाए तो एनी बेसेंट है, और पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो कौन है? सरोजिनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट क्या थी? हमारे देश की नहीं थी, विदेशी महिला थी, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चले, निम्न में से कौन सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक हैं। गाइस इस स्लाइड पे आपका एक क्वेश्चन और है, देखिए 1 2 ओवरऑल अभी तक कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 3 महिलाओं ने की है, ओवरऑल 3 महिलाओं ने की है कांग्रेस की अध्यक्षता। एक और है कांग्रेस की जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, ठीक है, 2 तो ये हो गई, एक का नाम और बताएंगे आप, क्योंकि आजकल इनसे कम उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो जो चीज़ें नहीं पूछी गई है ना वहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाए जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ एग्जाम में जो चीज़ नहीं पूछी गई है, पूरे के पूरे एग्जाम में 5% जो क्वेश्चन होता है ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, बच्चे बहुत टफ मानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डीप पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 3rd नंबर की महिला आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कौन थी, ठीक है, कौन थी ये आपको बताना है। चले, निम्न में से कौन सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक हैं गाइस? तो कौन है? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने सिलेक्शन डे नामक पुस्तक
लिखी है, पुस्तक की रचना की है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020 से 21 जीता? ठीक है, इंडियन सुपर लीग 2020 से 21 जीता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस, किसने? मुंबई सिटी। ठीक है, मुंबई सिटी एफसी ने क्या है, जीता है इंडियन सुपर लीग 2021-22। ठीक है, मुंबई की टीम ने जीता है, बस ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 25 अगस्त 2022 को डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में जी सतीश रेड्डी का स्थान किसने लिया? ठीक है, तो डीआरडीओ के प्रमुख पहले कौन थे गाइस? तो जी सतीश रेड्डी थे। अब इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? इसके प्रमुख यानी इसके अध्यक्ष की बात हो रही है, कौन आ गए हैं गाइस? तो समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के नए प्रमुख या नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चले, विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक डैश को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्री का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, किसने? विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक डैश को, मतलब कौन सा भारतीय नागरिक है उसका, है ना, उसका नाम दे रखा है, उसको अपना मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्री का वरिष्ठ जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो विश्व बैंक ने, तो किसको गाइस, कौन है? भारतीय इंदरमित गिल हैं। ठीक है, इंदरमित गिल जो है विश्व बैंक ने इनको ये भारत के व्यक्ति हैं, इनको विश्व बैंक ने क्या किया है? अपना मुख्य अर्थशास्त्री एवं विकास अर्थशास्त्री के रूप में उपाध्यक्ष बनाया है। ओके, चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, यहाँ भारत की बात हो रही है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन तो कौन है? बी कुरियन। ठीक है, बी कुरियन यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बी का मतलब है गाइस यहाँ पे वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, नाम से जाना जाता है। और श्वेत क्रांति सभी को पता होगा किससे? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से। चले, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है? बांग्लादेश के पिता, ठीक है, बांग्लादेश के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ बांग्लादेश। तो गाइस किसको? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। चले, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे गाइस? यहाँ पर क्या किया था? गांधी जी ने भूख हड़ताल कर ली थी। ठीक है, गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, कम्युनल अवार्ड आया था, कम्युनल जो पंचांग है, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, 1932 में। कब आया था ये पूना समझौता, कब हुआ? तो गाइस ये हुआ 1932, सॉरी 32, ठीक है, 1932 में। तो यहीं पे गांधी जी ने क्या किया था? अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी। तो फिर ये समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, पूना समझौता या पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अंबेडकर जी कह रहे थे कि दलितों को यहाँ पर पृथक जो निर्वाचन का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, और गांधी जी कह रहे थे इस तरीके से तो पूरा देश ही बट जाएगा। मुस्लिमों ने अलग ले लिया पृथक निर्वाचन, है ना, एंग्लो इंडियंस का अलग है ना, ये सब चीज़ों से अब तुम दलितों का अलग ले लो तो मेरा देश पूरा बट जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अनशन रखा था। ठीक है, लास्ट में जिसमें अंबेडकर जी ने क्या है? गांधी जी की मांगे मान ली, उनकी बात मान ली, चलिए, और उसको रद्द कर दिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है गाइस? ये है असम में। ऑप्शन डी होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चले, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, महावीर स्वामी जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस राज्य में है गाइस? तो कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है गाइस? उत्तर प्रदेश में है। चले, नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब इस्तीफा दिया तो उसे छोड़ने के बाद पूछा जा रहा है कि किस दल की स्थापना की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 और 1939 में। ठीक है, 2 बार बने थे। तो 39 में 1939 में क्या है? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? गांधी जी चाहते थे कि उनका प्रतिनिधि वहाँ पर खड़ा हो चुनाव में और वो जीते, वो अध्यक्ष पद को सुशोभित करे। कौन था? पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी के प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर क्या है? एकदम निर्विरोध वोट से चुन के अध्यक्ष बन गए। गांधी जी को रुष्ट देख के उन्होंने क्या है? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फाइनली 1939 बहुत क्वेश्चन बनता है, कौन बनता है फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
राजेंद्र प्रसाद। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया था, तो वो बने हुए नहीं। फिर बाद में इस्तीफे के बाद कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के 1939 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, अध्यक्ष कौन रहे हैं, किस जगह पे हुए हैं, उनकी विशेषता क्या थी, उनके विषय क्या थे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ मैंने आपकी एग्जाम फोड़ो सीरीज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे कांग्रेस के सारे अधिवेशन कराए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फिर क्या किया था इन्होंने, ये दल छोड़ने के बाद तुरंत क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चले, बिहार से बहने वाली किस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले, ठीक है, झारखंड के पलामू जिले में है। तो कहाँ से, बिहार से बहने वाली पूछा जा रहा है, किस नदी का उद्गम स्थल, उद्गम यानी जहाँ से नदी शुरू होती है, निकलती है, वह बिहार के पलामू जिले में है। तो कौन सी नदी है गाइस, तो ये है आपकी पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी बिहार से बहती है और इसका उद्गम स्थल मतलब ये झारखंड से निकलती है। ध्यान रखेंगे, पुनपुन जो है झारखंड से निकलती है, वहां से होती हुई बिहार में बहती है। ठीक है, इस तरीके से है ये क्वेश्चन, पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है, तो चीनी विद्वान कौन सा है जिसने भारत में आकर बौद्ध जो धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया। तो गाइस कौन सा है, ये है जुआन झांग। ठीक है, जिसको हुएनसोंग कहते हैं। ठीक है, हुएनसोंग के नाम से जाना जाता है इसको, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, हुएनसोंग किसके शासनकाल में आया था गाइस, तो हर्ष, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसोंग, तो इसे याद रखेंगे। चले, सलीमुल्लाह और आगा खां तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग, किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है, तो किस किसने की, पहले नाम याद रखेंगे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने क्या किया है, मुस्लिम लीग की स्थापना की है। किस वर्ष में की है गाइस, तो किस वर्ष में, ये वही वर्ष है जब बंगाल विभाजन हो गया था, उसके जस्ट एक साल बाद 1906 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। कहाँ पर, ढाका। ठीक है, ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, वहाँ पर ये मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, तो याद रखेंगे 1906 में। चले, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, क्या, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान गाइस कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है गाइस, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है, उसे याद रखेंगे। अभी हमने आपका क्या काजीरंगा देखा था जो असम में था, है ना। महावीर स्वामी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, कहाँ पर थी, सॉरी ये आंध्र प्रदेश है। महावीर स्वामी कहाँ पर थी, उत्तर प्रदेश में थी, है ना। तो हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका जो भी नेशनल पार्क पीछे देख चुके हैं। अब आते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है गाइस, तो ये कर्नाटक में है। चलिए, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो अरब सागर में गिरती है कौन सी रिवर, तो ये पूछा जा रहा है गाइस, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों कहाँ पर गिरती हैं, आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी आपकी ताप्ती नदी क्या है, अरब सागर में गिरती है, तो इसे याद रखेंगे। ताप्ती, नर्मदा, लूनी, है ना, माही, ये सारी की सारी आपकी अरब सागर में गिरती हैं। चले, मानचित्रों पर तापमान का क्षैतिज वितरण सामान्यतः किसके द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो मानचित्रों पर तापमान का क्षैतिज वितरण किसके द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेखाएं दे रखी हैं। कहने का मतलब है जो समान तापमान या समान टेम्परेचर वाली रेखाओं को मापने वाली जो है, रेखाओं को कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो किस पे, तो तापमान रेखा क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समताप रेखा। समताप रेखा, मानचित्रों पर तापमान का क्षैतिज वितरण किसके द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी कर दी, घुमा दी है। पूछा जा रहा है कि समान तापमान वाली रेखाओं जहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, उस रेखा को क्या कहते हैं, तो समताप रेखा कहते हैं, जहाँ पर समान टेम्परेचर वाली रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, समवर्षा वाली रेखा, जहाँ समान वर्षाओं वाली रेखा मिलती हैं। ठीक है, जहाँ समान वर्षा वाली जो रेखा मिलती हैं उसको समवर्षा कहते हैं। समदाब रेखा, जहाँ पर समान दाब, ठीक है, समान प्रेशर वाली रेखाएं मिलती हैं उसको समदाब रेखा कहते हैं। समलवण रेखा, जहाँ पर दो समान लवणता वाला जल स्तर मिलता है। जल स्तर में भी एक लाइन होती है ना कि इस इतने स्तर तक बहुत ज़्यादा लवणता है, उसमें थोड़ी कम लवणता है ना। तो समान लवणता वाली रेखाएं जहाँ मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, समलवण कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखाओं से भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI कर लो इसको, VVI कर लो, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसकी है गाइस, किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है।
समोच्च रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो डैश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समोच्च रेखाएं पूछा जा रहा है गाइस, समोच्च रेखाएं। अभी हमने पीछे देखी आपकी लवण रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समान दाब रेखाएं, है ना, बहुत सारी देखी। तो समोच्च रेखाएं क्या है गाइस, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाली, समोच्च। ठीक है, समोच्च का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस में क्या होगा, उच्च, है ना, सम उच्च, यानी समान ऊंचाई वाली रेखाओं को मिलाने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है ये रेखाएं खींची जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये समोच्च रेखाएं कहलाती हैं, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाली रेखाएं। चलिए, शरीर के तापमान को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है, शरीर के टेम्परेचर को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है अधचेतक के द्वारा। ठीक है, शरीर के तापमान को अधचेतक के द्वारा क्या किया जाता है, विनियमित किया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी कुछ ज़्यादा ही शुद्ध है तो नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो मैनेज करता है, बॉडी के टेम्परेचर को जो नियमित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है कि मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसको मैनेज रखता है एक तरीके से, क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, तो गाइस आज हमारे इतने ही हो गए, 50 क्वेश्चन का सेट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लेंगे, किसी भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और गाइस सेशन को अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, और जिसने भी लाइक नहीं किया यहाँ से लाइक कर लेंगे अगर सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब याद से कर लेंगे, और शाम को मेरी 9 PM क्लास होती है, उसे यहाँ से अटेंड करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली ही ऐसी क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।